हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स जूनियर। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज आपके लिए लेकर आया हूं आपका क्लास 10th का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप इसका वेटेज देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। इसमें से मिनिमम मान के चलो कम से कम 10 नंबर का तो आएगा ही आएगा। मतलब इतना ज्यादा पोर्शन ये आपका क्लास 10 साइंस के अंदर कवर कर रहा है। तो यानी कि इस चैप्टर को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और जो बच्चा इस चैप्टर को छोड़ देगा वो तो यार सपना भूल जाओ 90 प्लस लाने का। उसके 90 प्लस कभी नहीं आ सकते जो इस चैप्टर को अच्छे से ना पढ़े। तो जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, 90 प्लस वाला बच्चा होगा, वो इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीड करेगा और उसको इसका फायदा भी मिलेगा। बेनिफिट तो 100% मिलने ही वाला है। क्यों? क्योंकि वो चीज कर रहा है जिससे उसको मार्क्स मिलेंगे। और बाकी जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो क्या है कि हाँ ठीक है सर, चलो चलता है, जैसे भी चलता है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं, इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चैप्टर थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, इसमें क्या है कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक का पोर्शन आ जाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप क्लास 11th में जाके डिवाइड होगी जब केमिस्ट्री, तब आप समझोगे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको उसका फील देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही कमाल का चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सोचकर हमें इस चैप्टर को करना है। ठीक है ना? और आप सबका जोश मीटर इस चैप्टर में खासकर हाई रहना चाहिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। इससे इंपॉर्टेंट चैप्टर मुझे लगता नहीं केमिस्ट्री में कोई है। इवन साइंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा साइंस में अगर आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप इसको मान के चलो। इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में तो ज्यादातर आते ही इसमें से है। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ये वाले क्वेश्चन इसमें से ज्यादा आते हैं। एमसीक्यूज वगैरह आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में से या एसिड बेस में से देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब अब आप समझ ही सकते हो कि क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपका जो फोकस रहना चाहिए ना, वो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चंस पे और शॉर्ट क्वेश्चंस पे रहना भी चाहिए, क्योंकि उसी में तो आप मार्क्स खींचोगे ना। अरे अगर वो दोनों पार्ट आपने पोर्शन सही से कर लिए ना, तो आपका सारा कुछ ठीक हो गया, है ना? और केमिस्ट्री में तो आप अच्छे से स्कोर कर भी सकते हो। क्यों कर सकते हो, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखो, केमिस्ट्री में सबसे खास बात क्या है कि केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स नहीं है। सबसे बढ़िया चीज, न्यूमेरिकल्स है ही नहीं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप फंस जाते हो। ठीक है ना? और क्या कहते हैं, मैथ्स में क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं क्लास 10th में भी, बोर्ड में अगर आप देखोगे। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की बात करो, थियोरेटिकल पेपर आता है, कुछ रिएक्शंस होती है, कुछ मतलब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर वो चीज आपने समझ ली, थोड़ा सा आप याद करके चलोगे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ केमिस्ट्री में आपके 25 आउट ऑफ 25 आएंगे ही आएंगे। गारंटेड है। बहुत बच्चों के आते हैं, आप भी ले आओगे, क्या दिक्कत है? अरे जब वो ला सकते हैं 25 में से 25, तो आप भी तो ला सकते हो। और मैं आपको आज इस तरीके से ये चैप्टर करवाऊंगा ना कि आपको टॉपिक में से कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद इसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसके पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट होंगे, है ना? वो वाले क्वेश्चंस अगर आपने ठीक से कर लिए, तो ये समझ के चलो आपका चैप्टर तैयार हो गया। यानी अगर आपने ये वन शॉट पार्ट 1 पार्ट 2 अगर देख लिए, और इसके अलावा अगर आपने इसके पीवाईक्यूज कर लिए, बस आप समझ के चलो 3-4 घंटे में चैप्टर आपका कंप्लीट है। बस आपको क्या करना है, साथ बनाए रखना है। साथ बनाए रखना है मतलब कॉपी पेन निकाल लो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, समझो चैप्टर को, फिर लिखो। ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि बस ऐसी अंधाधुंध लिखे जा रहे हो, लेकिन हाँ, ये चीज जरूर कहूंगा कि आपको वन बाय वन हर एक टॉपिक को समझना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए हमें भी नहीं पता, है ना? तो हमें क्या करना है, सब कुछ पढ़ते चलना है ना? कुछ भी नहीं छोड़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करें, आ जाओ। पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी आउटलाइन बता देता हूँ, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, इसमें टॉपिक्स बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन टॉपिक्स का जो वेटेज है वो ज्यादा होता है। यानी आपको कई सारे टॉपिक में सब टॉपिक देखने को मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ मेन मेन टॉपिक मार्क करके चलेंगे। जैसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये वाले पार्ट में से मैं बता दूं, है ना? नेक्स्ट आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, है ना?
और फिर आता है इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। कुछ हम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जो बनते हैं वो देखेंगे, सोप्स एंड डिटर्जेंट है, और इसी में आपको हाइड्रोकार्बन्स वगैरह देखेंगे, ठीक है, वो मैं आपको करवा दूंगा। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, आईयूपीएसी नेमिंग सब आपको करवाया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं करवाया जाएगा, मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है ना, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब आ जाते हैं हमारी स्टार्टिंग पे, इंट्रोडक्शन पे। अब इंट्रोडक्शन में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट इज कार्बन। व्हाट इज कार्बन, चैप्टर का नाम क्या है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमें सबसे पहले ये चीज समझनी है कि कार्बन होता क्या है, आखिर आखिर किसको कहते हैं कार्बन, या किस चिड़िया का नाम है कार्बन। तो देखो, जिसको पता है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं भी पता मैं बता देता हूं। कार्बन एक हमारा एलिमेंट है, ठीक है। अब कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों होते हैं। तो ये हमारा क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, सिंपल सी बात। और एक और चीज मैं बता देता हूं, कार्बन एक नॉन मेटल है ये बता दिया, कार्बन एक एलिमेंट है ये बता दिया, ये दो चीजें पता है। इसके अलावा तीसरी चीज आती है कि कार्बन हमारे सराउंडिंग में हर जगह है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप हमारे सराउंडिंग में सब जगह है। अरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, एयर में भी तो होती है, उसमें भी तो कार्बन है। और दूसरी चीज सोचो, हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन देखने को मिलता है। अब ये चीज आप बायो में समझ सकते हो, बहुत आराम से समझ सकते हो, है ना। ग्लूकोज आपको पता ही है, ग्लूकोज पता है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बहुत सारे कंपाउंड्स है जिसके अंदर कार्बन है। और फ्यूल्स देख लो, फ्यूल्स, हर एक फ्यूल्स में कार्बन होता ही है। मैक्सिमम फ्यूल किससे मिलके बन रहा है, कार्बन से मिलके बन रहा है, ठीक है ना। तो कार्बन हमें हर जगह देखने को मिल रहा है, हर जगह, ठीक है। यहाँ तक कि हम वुड को भी देखेंगे तो वुड के अंदर भी कार्बन देखने को मिलेगा। तो कार्बन क्या है, हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। डायमंड हो गया, सीधे सीधे देख लो, डायमंड है, ग्रेफाइट है, पेंसिल के अंदर भी कार्बन है ना। तो ये सारी चीजें क्या है हमारी, ये चीजें हमें बताती है कि कार्बन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। अब ये हमने समझ लिया कि हाँ ठीक है सर, कार्बन तो सब जगह होता है, ये बात तो समझ आ गई। अब कार्बन मिलता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, कार्बन क्या है, कार्बन किस जगह से मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, देखो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो पेपर में लिखने के लिए ये तो नहीं आएगा कि व्हाट इज कार्बन, है ना, या डिफाइन कार्बन, ऐसा तो कुछ भी नहीं आएगा ना क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। लेकिन हमें समझना है, हमें क्या है, पूरी बैक स्टोरी जाननी है, तभी तो हम केमिस्ट्री से लव कर पाएंगे। क्योंकि केमिस्ट्री से लव करने के लिए हमें पीछे का यानी कि बैक स्टोरी का ध्यान देना होगा। अगर हमारा बेस क्लियर है ना तो हम कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी, केमिस्ट्री में कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। तो देखो कार्बन क्या था ये मैंने आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर दिया। अब एक दो चीजें और मैं बता देता हूं कार्बन के लिए, फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्बन हमें कैसे मिलता है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो हमेशा, कार्बन एक नॉन मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6। और अगर मैं ये 6C12 की बात करूं तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। ये चीज मुझे आपको समझानी थी। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। ये चीज तो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आपको पता है, आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा होगा, है ना, अरे पढ़ा है ना। तो देखो एटॉमिक नंबर है 6। अब देखो एटॉमिक मास क्या है यहाँ पर, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हो जाएगा मेरा 12, ठीक है। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 12। इसको Z से दिखा सकते हैं, इसको A से दिखा सकते हैं, वो छोड़ो आपको उतना नहीं देखना, आप ऐसे देख लो, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, बस इतना याद रखो, ठीक है। यहाँ पर इसको इस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं 6C12, ठीक है ना। मतलब 6 क्या हो गया यहाँ पे, एटॉमिक नंबर हो गया, 12 क्या हो गया, एटॉमिक मास हो गया। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं। और न्यूट्रॉन कैसे निकाल लेते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर ऐसे देख लो, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ जो लिखे हैं जितने एटॉमिक नंबर है जनरली, उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन होते हैं, अगर वो चार्ज नहीं है, अगर वो चार्ज नहीं है या आयनाइज फॉर्म में नहीं है। जैसे यहाँ पर ये चार्ज थोड़ी है, ये 6C12 डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तो जो यहाँ पर लिखा है वही इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। तो ये तो रही ये वाली बात,
हालांकि आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है, आपको इतना बेसिक में नहीं जाना है। तो ये था हमारा कार्बन का छोटा मोटा पार्ट जो हमने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन हमें मिलता कैसे है। तो देखो कार्बन हमें बहुत तरीके से मिल सकता है, जैसे कि कार्बोनेट फॉर्म में मिल सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में से मिल सकता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कभी आता ही नहीं है। क्वेश्चन कहां से आएगा, जो अब मैं बताने वाला हूं। कार्बन फ्री स्टेट में भी मिलता है। अब आप कहोगे फ्री स्टेट में कैसे मिलता है सर, तो देखो इसके कुछ एलोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं, एलोट्रोप्स। और यही एलोट्रोप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, या कभी कभी एमसीक्यू में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट होता है हमारा डायमंड, या छोड़ो मेरे पास स्लाइड तो है ना, मैं स्लाइड में दिखाता हूँ। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, इसको पढ़ो। The various physical forms in which an element can exist are called the allotropes of that element। ठीक है, इस लाइन को अच्छे से पढ़ लो, यहां से लेके यहां तक। तो यहां से आपको पता चल गया एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या है। अब देखो कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं, कौन कौन से, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरिन। डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर, फुलरिन। अब आप कहोगे सर डायमंड तो हमने पहले भी पढ़ा था मेटल नॉन मेटल में, जब हमें बताया था कि एक ही नॉन मेटल है जो लस्ट्रस बिहेवियर दिखा सकता है। वैसे आयोडीन भी दिखा सकता है, लेकिन डायमंड का तो सबको पता है कि कौन लस्ट्रस बिहेवियर दिखाता है, डायमंड। जहां भी ऑप्शन में मिले डायमंड, खत्म। ग्रेफाइट आपको पता है, ग्रेफाइट क्या करता है, कंडक्शन बिहेवियर शो करता है। अब ये नॉन मेटल होके कंडक्शन बिहेवियर शो करता है, तो ये भी एक्सेप्शन था। ये दोनों एक्सेप्शन मैंने आपको उस चैप्टर में भी जब पढ़ाया था तब भी बता दिए थे। एक जो नई चीज आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी बकमिनिस्टर फुलरिन। अब ये बकमिनिस्टर फुलरिन क्या है, तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता है, ज्यादातर क्वेश्चंस हमारे डायमंड एंड ग्रेफाइट में से आता है, लेकिन इसको आपको ये इस तरीके से याद रखना है कि ये फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। C60 भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, C60। अब मैं आपको एक एक करके इन दोनों की स्ट्रक्चर, इन तीनों की स्ट्रक्चर्स दिखा देता हूँ। ये कहाँ गया, हाँ ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट मेरा आता है डायमंड। क्या आया, डायमंड। अब डायमंड के बारे में सब जानते हैं यार, डायमंड क्या है, हीरा। कहते हैं ना किसी किसी को, तू तो हीरा है, मतलब बहुत कीमती है। तो डायमंड हमारे लिए क्या है कि बहुत ज्यादा कीमती होता है। अब डायमंड महंगा भी बहुत है, ऑब्वियस सी बात है ना। और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है, ये हार्ड सब्सटेंस है ना, एकदम रिजिड स्ट्रक्चर होती है, एकदम हार्ड सब्सटेंस होता है, और एकदम चमकता है, इसके अंदर लस्ट्रस बिहेवियर होता है, जबकि ये नॉन मेटल है। और वहां पर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था सबसे, कि ये नॉन मेटल होते हुए भी मेटल की प्रॉपर्टी यानी लस्ट्रस बिहेवियर क्यों शो करता है। तो वहां भी मैंने बताया था, ये शाइन करता है यानी लस्टर्स बिहेवियर शो करता है, क्योंकि क्योंकि ये नॉन मेटल होते हुए क्यों करता है, बताओ जल्दी। क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एक चीज तो ये है। दूसरा, अब ये नॉन मेटल है, ये प्रूफ करने का क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन आए कि डायमंड शोज लस्टर्स बिहेवियर, देन व्हाई इट इज नॉन मेटल और नॉट मेटल, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, तो देखो सिंपल सी बात है, डायमंड नॉन मेटल है। इसका पता कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये कार्बन से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है, कार्बन से। और कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो जब ये कार्बन से मिलके बन रहा है जो कि एक नॉन मेटल है, तो ये भी नॉन मेटल हुआ। हाँ ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है कि इसके अंदर लस्ट्रस बिहेवियर है। लस्ट्रस बिहेवियर होने का एक एक चीज मैं कारण मान सकता हूं कि हाँ ये मेटल वाली प्रॉपर्टी तो दिखा रहा है, लेकिन ये लस्ट्रस बिहेवियर दिखा भी इसीलिए पा रहा है ना, तो ऑब्वियसली डायमंड एक्सेप्शन है, इसको यही मान के हमें चलना है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो, इसमें से क्वेश्चन शायद नहीं आएगा स्ट्रक्चर में से, लेकिन स्टिल आपको याद रखने के लिए इस तरीके से आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर देखो, अब इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, इस स्ट्रक्चर को याद मत करने लग जाना, कभी आप याद करने लग जाओ। इसमें देखो कार्बन का आपको मैंने अभी टेट्रावेलेंसी वाला पार्ट नहीं बताया है, लेकिन मैं स्टिल बता देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आप इसको समझ पाओ। कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, कितने बॉन्ड बनते हैं, 4।
मतलब कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, कितने? 4। जैसे CH4 है मीथेन, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाएगा, C 4 हाइड्रोजन से। अभी ये हाइड्रोकार्बन से, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल अभी के लिए आप इतना देखो, ठीक है? अभी के लिए आप बहुत ज्यादा दिमाग मत मारो, ज्यादा दिमाग मार के क्या ही फायदा है। ये आगे जब मैं करवाऊंगा हाइड्रोकार्बन्स और ये स्ट्रक्चर्स वगैरह करवाऊंगा मैं, एल्कीन्स एल्कीन्स एल्काइन के, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। इसीलिए अभी बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया है मैंने मीथेन का, क्योंकि सबसे छोटा नंबर, फर्स्ट मेंबर है हमारा हाइड्रोकार्बन का, तो इसको सब समझ लेते हैं। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो देखो 3D स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर, और हर कार्बन जो है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ के बन रहा है। मतलब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है ना, कार्बन मान लो, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। और मैंने बताया है आपको कि कार्बन क्या करता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ये तो हम मेटल नॉन मेटल में भी देख चुके थे। अब हम इसके बारे में ये जानेंगे कि ये बहुत सारे एलिमेंट्स या बहुत सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है। उसके पीछे रीजन होता है कैटिनेशन, यानी खुद से खुद से बॉन्ड बनाने की या सेल्फ लिंकेज वाली प्रॉपर्टी जो कार्बन के अंदर हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो बहुत सारे बॉन्ड बनाता है। जिसकी वजह से क्या बनाता है? बहुत सारे बॉन्ड बनाता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है, देखो कार्बन कार्बन से अटैच हुआ पड़ा है, सारे के सारे देखो अपने आप अटैच हो गए हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर होती है, और ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि किसमें 3D स्ट्रक्चर बनती है, तो आप बता पाओगे ना किसमें बनती है। अब क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये बनाने के लिए शायद ना दे, डायमंड के लिए पूछ भी लेगा, तो आप इतना बता सकते हो, पॉइंट्स याद रखो। द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मेक्स इट अ वेरी हार्ड सब्सटेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? रिजिड होती है। और डायमंड को क्या क्या बोलते हैं? एक हार्ड सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, हार्ड होता है ना डायमंड, आपने देखा ही है ना? ऐसा तो नहीं होगा कि इसने नहीं देखा होगा, मतलब हाथ में लेके नहीं देखा होगा, हर कोई इतना अमीर नहीं होता है, लेकिन उसने दूर से तो देखा होगा, उसने इंटरनेट के थ्रू देखा होगा, लेकिन देखा होगा। नेक्स्ट है, इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डायमंड क्रिस्टल। अब हाँ, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी तो नहीं होती है, ऑब्वियसली नॉन मेटल में कंडक्टिविटी होते नहीं, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, ऑब्वियसली ये बात तो है। बस इसमें वही था एक्सेप्शन की लस्ट्रस बिहेवियर दिखाता है। इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू अ वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये वाला पॉइंट को इतना काम का नहीं है, कि इसमें यही बताया गया है कि प्योर कार्बन को अगर हम वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे उसके ऊपर ऑपरेशन किया जाए, तो इसका मतलब हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़ा। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाते हैं ग्रेफाइट पे। देखो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर देख लो, अब उससे थोड़ी सी तो डिफरेंट देखने को मिल रही है। यहाँ पर कुछ आपको हेक्सागोनल टाइप चीजें मिलेगी। हेक्सागोनल मतलब 6, हेक्सा मतलब 6 होता है ना, तो यहाँ पर आपको कुछ हेक्सागोनल टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हर एक कार्बन जो है वो तीन तीन डिफरेंट कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है। ठीक है, हर एक कार्बन क्या होगा, 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड रहेगा। अब इस चीज को समझेंगे कैसे कि भाई 3 से अटैच है मतलब क्या है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर देखनी होगी। स्ट्रक्चर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। In graphite, each carbon atom is bonded to 3 other carbon atoms in the same plane, giving a hexagonal array. Next है, one of the bonds is a double bond and thus the valency of carbon is satisfied. इसमें ये कह रहे हैं कि एक बॉन्ड कौन सा होता है, डबल बॉन्ड होता है, बाकी की वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाई कर लेता है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फाउंड बाय द हेक्सागोनल एरेज बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव अनदर। इसमें क्या होता है, एक के ऊपर एक हेक्सागोनल एरे लगा होता है, उसके ऊपर एक के ऊपर एक कार्बन को अटैच किया जाता है। ठीक है, मेन पार्ट आता है, ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। नेक्स्ट, इट इज अ वेरी गुड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, ये वाला पार्ट, इट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो कंडक्टिविटी दिखाता है, तो कौन सा है, ग्रेफाइट। यहां से क्वेश्चन आते हैं,
तो ग्रेफाइट क्यों दिखाता है? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या है, कंडक्टिव बिहेवियर शो करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फुलरीन। क्या आ जाता है? फुलरीन। अब आप ये देख के समझ रहोगे तो फुटबॉल लग रहा है, तो हाँ ये फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है ना। इसकी लेयरिंग को मिला के कुछ इस तरीके से देखा गया। जब इसको सर्कुलर पार्ट में देखा तो ऐसा लगा कि मानो ये फुटबॉल है। और ये C60 भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C60। क्योंकि इसके अंदर 60 कार्बन एटम्स ज्वाइंट होते हैं आपस में, स्फेरिकल फॉर्म में होते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में, जैसे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो इसमें पढ़ो, इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। अब देखो, देयर आर 60 कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बकमिनिस्टर फुलरिन। बकमिनिस्टर फुलरिन इसी का नाम है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे सॉरी ये क्या बता दिया, बकमिनिस्टर फुलरिन क्या है? तो यही है। सो इट्स फॉर्मूला इज C60। फॉर्मूला क्या होगा? C60 होगा। ठीक है, ये याद करने के लिए इजी वे में भी क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में C60 का। ठीक है, तो आपको याद रखना है 60 कार्बन एटम्स किस में ज्वाइन होते हैं? फुलरिन में। बस इसमें से इतना ही आएगा और ज्यादा नहीं आएगा। अब बहुत बच्चे कहेंगे कि सर ये फुटबॉल बनाने को आ जाए, मतलब आई मीन फुलरिन बनाने को आ जाए तो क्या करेंगे? तो देखो, इसका स्ट्रक्चर सबसे इजी है, मैं आपको बताऊं। C60 कार्बन है, आप फुटबॉल बनाओ पहले। एक एक गोला बनाया, उसके अंदर आप पॉइंट्स लगाते जाओ 60, और इसको ज्वाइंट करते जाओ, अपने आप बन जाएगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर बहुत इजीली बन जाती है ना। अब देखो, द एलोट्रॉप वॉज नेम्ड बकमिनिस्टर फुलरिन आफ्टर द अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिनिस्टर फुलर। तो उसी के नाम पर इसका नाम बकमिनिस्टर फुलरिन रखा गया था। ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पे। इस टॉपिक के अभी तक जो हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा था सिर्फ और सिर्फ बेसिक। वो बेसिक पार्ट तो सिर्फ अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, वो आगे की चीजों को समझने के लिए था, कि आगे की चीजों को समझना कैसे है। मेन पार्ट तो अब स्टार्ट हुआ है, असली गेम अब स्टार्ट है। मैं आपको बता रहा हूं ना, इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर कहीं से आते हैं, तो वो तो या तो हाइड्रोकार्बन्स में से आते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में से आते हैं, या फिर कोवलेंट बॉन्ड में से आते हैं। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड अगर आपने नहीं सीखा, तो आप आगे की चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो। गारंटी से कह रहा हूँ, 100% कंफ्यूज हो जाओगे। इसको बहुत अच्छे से समझना है इसलिए। तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? देखो, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है वैसे, पहले ये बताओ। अरे यार, वैलेंसी लिखनी तो आती होगी। कार्बन 6, ऐसे 6C12। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 2,4, है ना। और वैलेंस शेल में यानी लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन भगा देने चाहिए, तभी तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। या तो ये 2 पे आ जाए, 2 हीलियम पे, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन और लेके 10 इलेक्ट्रॉन कर ले और नियॉन बना ले। क्योंकि नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8, इसकी तो 2 ही होती है। तो या तो ये बन जाए या तो ये बन जाए, है ना। दो ही चॉइस है इसके पास। अब कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। क्या करेगा बताओ जल्दी? 4 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा? तो देखो, कार्बन क्या करता है ना, वो समझौता करने में बिलीव करता है। वो कहता है यार मैं 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा, उसमें भी एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाएगी, और 4 इलेक्ट्रॉन लूंगा तो कौन मुझे इतनी एनर्जी देगा? कौन अब मेरे ऊपर इतनी एनर्जी खर्च करेगा? है ना। सपोज करो, जैसे आप और आपका फ्रेंड है, और आप दोनों को 400 रुपए की जरूरत है। ठीक है, 400 रुपए की बुक खरीदनी है। तो देखो होगा क्या, पैसे लग रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। एक जना 400 रुपए खर्च करे तो दिक्कत है। लेकिन अगर आप दोनों शेयरिंग करो, मतलब बोलो कि यार 200 रुपए मैं दे देता हूँ, 200 रुपए तू दे दे, या मैं गरीब हूँ मैं 100 रुपए दे देता हूँ, तू 300 रुपए दे दे यार, कर लेते हैं यार एडजस्ट। तो आप आपस में क्या कर रहे हो? शेयरिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? शेयरिंग कर रहे हो। तो वहीं कार्बन भी क्या करता है? कार्बन भी शेयरिंग करता है। यानी कार्बन भी आपकी तरह करेगा क्या, कि इलेक्ट्रॉन उधार लेगा, और लेगा नहीं, खुद का भी देगा। यानी प्रॉपर शेयरिंग होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। कैसी शेयरिंग होगी? म्यूचुअल शेयरिंग। तो देखो, कार्बन करता क्या है, अपने 4 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए, अपने 4 बॉन्ड को, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है,
4 बॉन्ड को बैलेंस करने के लिए दूसरे के साथ शेयरिंग करता है। अब ये शेयरिंग को समझने के लिए हमें कार्बन से पहले कुछ इजी एग्जाम्पल्स देखने होंगे। जैसे मैं अगर ले लूं हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, यहाँ पर स्पेस स्पेस कहाँ मिलेगा, चलो पहले मैं पढ़वा देता हूँ, स्पेस में कर देता हूँ अभी एडजस्ट, ठीक है, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। पहले इसको पढ़ लो। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट, इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय either losing 4 electron C4 plus or by gaining 4 electron C4 minus. It is difficult to hold 4 extra electron and would require large amount of energy to remove 4 electrons. देखा, जो अभी मैंने बताया था वही बात आ गई ना, कि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए। तो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, शेयरिंग ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम और विद अदर एलिमेंट एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन क्या है? अरे ये हीलियम और नियोन भी तो नोबल गैस है ना। नोबल गैस कौन सी होती है? लास्ट वाली, यानी 18th ग्रुप वाली। अभी आपने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब हमारी नियोन गैस होती है, मतलब नोबल गैस होती है। नेक्स्ट, द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखो, पहले मैं ले लेता हूँ हाइड्रोजन वाला पार्ट, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में समझाने के लिए। हाइड्रोजन वाला पार्ट, अरे यार, ठीक है, हाइड्रोजन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे एक ही तो होता है, एक ही होता है ना बस। तो अगर दो हाइड्रोजन एटम को मिलाना हो तो कैसे कर सकते हैं? अब हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, या फिर मैं कहूँ इसका एटॉमिक नंबर एक ही होता है, तो लास्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मिनिमम 2 चाहिए, तभी तो ये हीलियम पे पहुंचेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंचेगा, स्टेबल होगा, है ना। इसके पास एक है और इसको 2 पे जाना है, तो जाहिर सी बात है 1 से 2 पे जाने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा? गेन करना होगा। क्या करना होगा? गेन करना होगा। अब होगा क्या? अब होगा क्या, देखो, ठीक है, ये गेन करना चाहता है, अगर कोई इसे दे रहा है सामने से इलेक्ट्रॉन तो फिर तो सही है, ये ले लेगा उससे इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है मेरे पास, मतलब दो हाइड्रोजन एटम है और ये आपस में मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या हो रहा होगा ये एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे, ठीक है, इसका कलर चेंज कर दो या फिर इस वाले का थोड़ा सा अलग कर देते हैं, जैसे इसको मैं व्हाइट से बना लेता हूँ। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों मिलके क्या करेंगे? देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन बोलेगा यार मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, ये हाइड्रोजन बोलेगा मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन दे दे, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग करेंगे। ये देखो, इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए, कितने हो गए? 1 2। अब ये वाला कहेगा यार तूने मेरे से एक इलेक्ट्रॉन लिया, मेरे को भी दे, तो ये भी लेगा। अब देखो आपस में दोनों ने क्या किया? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। क्या कर लिया? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। अब दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबल हो गए, तो क्या बना हमारा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के बारे में पता है ना, बस। अब देखो, यहां पर दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। बस इतना आसान था यार, और कुछ नहीं था। आप भी जिंदगी भर कंफ्यूज रहोगे इस चीज में, इतनी आसान सी चीज में। अगर दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सिंगल बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती तो ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे याद कर लो, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो, एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, एक देख लेते हैं हम ऑक्सीजन का। O2 आपने सुना है ना, O2 का देख लेते हैं एक बार। S2 का तो हो गया, अब O2 का देखते हैं। ऑक्सीजन के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी 2,6। तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए? अरे सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। 2 इलेक्ट्रॉन लेके ही तो स्टेबल होगा। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे ऑक्सीजन को? ऑक्सीजन से। कैसे मिलेंगे वो भी मैं बता देता हूं। ये देखो, थोड़ा यहाँ बनाते हैं, हाँ,
अब ठीक दिख रहा है? नहीं, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, हाँ अब ठीक है। देखो इसके 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दो पहले तो। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब ये क्या कहेगा, ये ऑक्सीजन नंबर 1 बोलेगा यार 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये ऑक्सीजन नंबर 2 बोलेगा तू भी 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो आपस में क्या हो जाएगी, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी बस। इसने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लिए, कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। ये भी क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना। तो आपस में इन दोनों ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की। और कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन की। और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड का भी केस बता दूं, चलो बता ही देता हूँ। नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, 7 होता है एटॉमिक नंबर, इसको लिखेंगे 2,5। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, कितने, 5। और इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने, 3। तो वो पहले तो 5 इलेक्ट्रॉन बना दो इसको, फिर मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। 1 2 3 यहाँ पे लिखो, 1 2 3 यहाँ पे लिखो, 1 2। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। तो ये क्या कहेगा, अरे दे दे यार 3 इलेक्ट्रॉन, दे 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 दे। और ये कहेगा ले 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 ले, और मुझे भी दे दे 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखो होगा क्या, बस हो गया। अब दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, कितने इलेक्ट्रॉन की, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में क्या बन रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा होगा। बस, और क्या करना है, जल्दी बताओ। तो ये चीज आप समझ गए ना कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे करते हैं। इसको देखो एक बार। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी मैंने आपको इतना सिखा दिया, अब आपको क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगा। अब कार्बन का तो हमने देखा ही नहीं अभी तक, कि कार्बन कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कैसे कोवलेंट शेयरिंग करता है। अब देखो मैं इसके थ्रू दिखाऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू। तो यहां पर पूछ रहा है, what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2। अब देखो इसमें मुझे डॉट स्ट्रक्चर बताना है कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसमें फॉर्मूला है CO2। इसमें देखो, कार्बन को देखो और ऑक्सीजन को देखो। कार्बन के पास है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास है वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने, इसको 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अब यहां मैंने बना दिया कार्बन, यहां बना दिया ऑक्सीजन। अब देखो थोड़ा सा आपको ना इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट करने के लिए सिंबल्स चेंज करने होंगे। जैसे कार्बन के लिए मैं बनाऊंगा डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए मैं कर दूंगा क्रॉस, या फिर कार्बन के लिए क्रॉस कर देता हूँ, ऑक्सीजन के लिए डॉट कर देता हूँ। ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा अलग दिखे, डिफरेंट दिखे। अब इसके जितने भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, पहले तो वो लिख दो, कितने हैं, 4। तो यहाँ पर लिखो 1 2 3 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन थे मैंने लिख दिए। ऐसी ऑक्सीजन के कितने हैं, 6। तो दोनों साइड में 6 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 4 5 6। ऐसी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां बना दिए, 6 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिए, और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब देखो, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने, 4। तो ये चारों के चारों इससे तो ले नहीं पाएगा, चारों के चारों तो इससे ले नहीं पाएगा। तो क्या करेगा, 2 इससे लेगा और 2 इससे लेगा, और अपने भी 2 2 देगा। यानी कि 2 इससे लेगा, 2 इससे लेगा, और अपने भी 2 2 देगा, यानी म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। जैसे सबसे पहले इस वाले ऑक्सीजन नंबर 1 की देखते हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 2 चाहिए थे, इसने ले लिया कार्बन से, इससे ले लिया कार्बन से, होगा इसके 8 कंप्लीट। इसके पास भी 6 थे, ये इससे 2 ले लेगा, तो अपने 8 पूरे कर लेगा इस तरीके से। ठीक है ना, इसके भी 8 हो गए, इसके भी 8 पूरे हो गए। अब कार्बन बोलेगा मेरे भी तो करो, तो कार्बन भी क्या करेगा, कार्बन के पास ये वाले 4 है ना,
ये वाले 4 है जो दिख रहे हैं क्रॉस वाले, तो 2 डॉट वाले यहां से लेगा, 2 डॉट वाले यहां से लेगा और अपना भी स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेगा। तो ये मेरा बन गया CO2 का स्ट्रक्चर। अब देखो कार्बन ने ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। यहां पर भी कार्बन ने ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड लिए तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। तो ये हो गया O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना, आपको बताया ना 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो अब कोई भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आए वो मुझे लगता है अब आपसे हो जाएगा, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब देखो वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है? कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया ना कार्बन बहुत सारे मिलियन कंपाउंड्स बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन, एंड सेकंड प्रॉपर्टी होती है टेट्रावेलेंसी। ये 2 प्रॉपर्टी कमाल की प्रॉपर्टी है, मैं बता रहा हूं। इन 2 प्रॉपर्टीज की ही वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे पहले अगर मैं लूं कैटिनेशन, क्या लूं? कैटिनेशन। तो इसमें देखो द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट कार्बन ड्यू टू विच इट्स एटम कैन join वन अनदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बन चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या है? कार्बन की अपने ही एटम से जुड़ के या फिर सेल्फ लिंकेज वाली प्रॉपर्टी, जिसमें वो क्या करेगा? एक चेन बना लेगा कार्बन की, कार्बन 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 ऐसी, मतलब कार्बन कार्बन से अटैच होता जाएगा इस तरीके से। देखो ऐसे ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ ना कुछ अटैच होगा, जैसे कि हाइड्रोजन अटैच होगा कुछ भी, लेकिन वो हमारा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कार्बन खुद के साथ जुड़ के एक चेन बनाता है। अब ये तो हो गई हमारी स्ट्रेट चेन, हम ब्रांच्ड चेन भी आगे पढ़ेंगे, अभी मैं आगे नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा है। जब तक आपने हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा है आपको स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्या है, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन क्या है, वो समझ नहीं आएगा। तो पहले आप उसको धीरे धीरे समझो। कहते हैं ना धीरे धीरे चलोगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। कछुआ जीत गया था ना खरगोश से, क्यों जीत गया था? क्योंकि उसने जल्दबाजी नहीं की थी। अगर वो जल्दबाजी करता तो वो कभी भी नहीं जीत पाता रेस, जीतता हमेशा खरगोश ही। लेकिन उसकी एक खासियत थी, उसने क्या अच्छी चीज दिखाई? उसने सब्र किया, उसके अंदर पेशेंस था, उसने पेशेंस रख के काम को किया तो देखो वो कर पाया, है ना। तो वही आपको लाइफ में क्या चाहिए? आपको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए? पेशेंस। अगर पेशेंस आपके पास है ना लाइफ में, मैं गारंटी से कहता हूं आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। नेक्स्ट देखो टेट्रावेलेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें देखो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। अरे मैं बहुत बार बता चुका हूं, क्या होती है वैलेंसी? 4 होती है। 4 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंस शेल में, तो ऐसे ही पता लग गया वैलेंसी क्या है? 4। और कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है ये भी मैंने बता दिया, 4 वैलेंसी है तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब ये मोनोवैलेंट एटम्स भी हो सकते हैं, है ना। मोनोवैलेंट एटम्स यानी कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन से बनाएगा, है ना। ये किसी से भी बना सकता है, कार्बन कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन से भी बना सकता है, नाइट्रोजन से भी, सल्फर से, किसी से भी बना लेगा बॉन्ड। बनाता भी है CO2, अभी देखा नहीं हमने, है ना, देखा ही है। CH4 मीथेन मैंने बता दिया जो हाइड्रोजन से बनाया। ठीक है, बाकी बहुत सारे एटम से भी कार्बन बनाएगा मिलके। आप बस टेंशन मत लो, बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊंगा। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, यानी कि हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? देखो सिंपल सी चीज है, नाम से भी पता चल रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। क्या है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। नाम को, इसको अगर मैं तोड़ूंगा हाइड्रोकार्बन को तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन प्लस कार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। और हाइड्रोकार्बन्स आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 2। कौन कौन से? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब देखो यहां पर ये एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि सर ये नहीं समझ आ रहा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से वाले हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से वाले हैं। तो देखो सिंपल सी चीज है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे हमारे हाइड्रोकार्बन जो
सिंगल बॉन्ड वाले हो। कौन से हो? सिंगल बॉन्ड वाले, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आए। यानी डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं कहलाएगा, फिर वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड। यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हमारे क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब डबल बॉन्ड वाले होते हैं एल्कीन। क्या होते हैं? डबल बॉन्ड वाले होते हैं एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे एल्काइन। क्या होंगे? एल्काइन। तो एल्कीन यानी डबल बॉन्ड, एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका जनरल फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? जनरल फॉर्मूला। जैसे अगर मैं एल्केन की बात करूं, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। क्या होगा? CnH2n+2। और एल्कीन के लिए होगा CnH2n। ऐसी एल्काइन के लिए होगा CnH2n-2। ठीक है, ये याद करके चलना है सबको। जनरल फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। इसका क्या होता है? CnH2n+2, इसका CnH2n, इसका CnH2n-2। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें अगर आपने याद कर ली ना, बस काम हो गया। जैसे एल्केन का पहला मेंबर मैं बता दूं, मीथेन, CH4। आप कभी भी स्ट्रक्चर देख लो, सिंगल बॉन्ड ही है ना, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं बनता। अब इसके आगे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब बनता जाए, क्या ही फर्क पड़ रहा है? हमें तो पता है ना कैसे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। रुको, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ याद कराना चाहता हूँ। वर्ड रूट, ठीक है, रूट नेम या वर्ड रूट बोल सकते हो आप इसको। ये आपको याद करके चलने होते हैं। जैसे C1 क्या होता है, C2 क्या होता है, C3 क्या होता है, C4 क्या है, C5 क्या है, C6 क्या है, C7 क्या है, C8 क्या है, C9 क्या है, C10 क्या है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें देखो, C1 याद करके चलो, पहला होता है हमारा मीथ। क्या होता है? मीथ। सेकंड होता है ईथ। C3 होता है प्रॉप। C4 होता है ब्यूट। C5 होता है पेंट। C6 होता है हेक्स। ये होता है हेप्ट। ये होता है ऑक्ट। ये होता है नून। एंड दिस वन इज डेक। ठीक है, ये सब याद कर लो। C9 10 ये नवंबर दिसंबर नहीं है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसा कुछ नहीं है। अरे, बहुत सारे बच्चे बकवास करने में एक्सपर्ट है, मतलब उनको पढ़ाई कम करनी होती है, मस्ती मजाक ज्यादा करना होता है, ऐसे होते हैं। ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे देखने को मिलेंगे, एक आधे नहीं, बहुत सारे। खैर, इसको आपको याद करके चलना है, कोई ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। सीधा आपको C1 से C10 तक याद करना है। C1 है मीथ, C2 है ईथ, C3 है प्रॉप, C4 है ब्यूट, C5 है पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8 ऑक्ट, C9 नॉन, C10 डेक। ठीक है, मीथ, ईथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डिक। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। याद कर लोगे, वैसे गाना भी बन गया ये, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप याद नहीं कर पाओगे, इजीली याद कर पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना। अब इसी के थ्रू और भी तीन चीजें आपको याद रखनी है। जैसे एल्केन है, एल्केन के लिए आपको लास्ट में लगाना है इन। और वहीं अगर मैं बात कर लूं एल्कीन की, वहां आपको लास्ट में लगाना है इन। वहीं बात कर लूं एल्काइन की, तो उसमें आपको लास्ट में लगाना होता है आइन। क्या लगाना होता है? आइन। ठीक है, अब इसके एक एक एग्जांपल देख लूं। एल्केन में मीथेन के अलावा कुछ और लेते हैं, जैसे C3 वाला लेते हैं एल्केन में। तो मैं लिखता हूं अगर C3H8। अब देखो, C3H8, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? 3 कार्बन है, ठीक है, और 8 हाइड्रोजन आने चाहिए, तो 8 हाइड्रोजन बना देते हैं पहले। क्या गिन के देखो, 8 हाइड्रोजन हो रहे हैं? नहीं, एक कम है, एक यहाँ पर होगा। ठीक है, बॉन्ड देख लो, कार्बन के यहाँ भी 4 बॉन्ड, यहाँ भी 4 बॉन्ड, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड, तो यानी बॉन्ड तो बैलेंस है। और 8 हाइड्रोजन आ गए, तो यानी कि ये क्या है? एल्केन।
ये क्या है, एल्केन। और एल्केन में कौन सी एल्केन है, तो नंबर ऑफ कार्बन गिनो, 1 2 3। 3 के लिए आता है प्रॉप, क्या आता है, प्रॉप। और क्योंकि कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है, लास्ट में लगेगा इन, लास्ट में लगेगा इन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब देखो, अगर यहाँ कहीं भी एक भी डबल बॉन्ड आता तो हम इसको लिखते प्रोपीन। क्या लिखते, प्रोपीन। कैसे, वो भी दिखा देता हूं, इसी में ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर इस तरीके से होता। ठीक है, अब अगर ऐसे लिखा होता तो हम क्या करते, क्या इस केस में भी, क्या इस केस में भी मैं इसको प्रोपेन लिख सकता था, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता, अरे डबल बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब क्या है, एल्कीन है। मैंने पहले ही बताया था, डबल बॉन्ड का मतलब होता है एल्कीन, सिंगल बॉन्ड का मतलब एल्केन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब एल्काइन। तो अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, और इसके लिए लगेगा इन, तो ये हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपीन। इस टाइप से आप बता सकते हो। अब एल्काइन में क्या होगा, एल्काइन के केस में बता देता हूं, यहां पर बस ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पे आपने हाइड्रोजन क्यों नहीं लगाया, अरे 4 बॉन्ड कंफर्म करने हैं। यहाँ देखो 2 और 3 और 4, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, बाकी के यहाँ पर इस कार्बन पे कोई बॉन्ड नहीं था, डबल या ट्रिपल, यहाँ पे 4। अब इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसको लिखेंगे प्रोप प्लस आइन, यानी प्रोपाइन। तो ये देखो मैंने प्रोप के ही तीनों एग्जाम्पल दे दिए, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। ये आपको अच्छे से समझना है, और मुझे लगता है आप अच्छे से समझ लोगे। मुझे 100% लगता है कि आप समझ लोगे। और जो नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, उसको मजे करने हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ मजे करने हैं। इसको देखो 1 मिनट। समझ पा रहे हो ना, इजीली समझ सकते हो ये वाली चीज को आप। मतलब अगर आप इसको हार्ड बनाना चाहोगे तो फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे थोड़ा सा लंबा ले लेता हूं, अगर ऐसे, अगर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे C7 लिखा है H16, तो मुझे पूरी स्ट्रक्चर बना के देखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे जनरल फॉर्मूला याद है तीनों के, तो मैं उससे भी इसको समझ सकता हूँ। अब आप कहोगे कि जनरल फॉर्मूला से कैसे समझ सकते हैं, अरे देखो सिंपल सी बात है, मुझे तीनों के जनरल फॉर्मूला पता है। इसका है CnH2n+2, इसका है CnH2n, इसका है CnH2n-2, और मुझे पता है C की वैल्यू क्या है, 7। C की वैल्यू यहाँ पर जो लिखा होता है वो N की वैल्यू हो जाती है, तो यहाँ पर N की वैल्यू है 7। तो किस में रख के देखो, एक एक करके सब में रखो, पहले रखो CnH2n+2 में कितना आ रहा है, तो यहाँ पर 7 जैसी मैंने रखा, तो C7H2 × 7 + 2 कितना बना, C7H14 + 2 यानी कि 16। हाँ, तो यही आ गया बस। तो यानी एल्केन है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 7 पे क्या होता है, हेप्ट, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। तो बिना स्ट्रक्चर बनाए ही पता चल गया ये हेप्टेन है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब एक बार ये सब देख लो जनरल फॉर्मूला। जैसे मीथेन का होता है CH4, तो यहाँ बना दिया। इथेन का होता है C2H6, यहाँ बना दिया। ये सब तो इजी है स्ट्रक्चर बनानी, इसमें तो खैर क्या ही है। जैसे प्रोपेन है, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ देख लो। ब्यूटेन है, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ देख लो। पेंटेन है, इसकी स्ट्रक्चर देख लो। और फिर हेक्सेन C6H14, इसकी स्ट्रक्चर देख लो। ये स्ट्रक्चर्स बनाने का काम तो आपका है, ठीक है ना। और ये हो भी जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। ये सब देख के भी आप कर सकते हो। आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर भी लिए होंगे इसके, है ना। मुझे लगता है कि ये वाला चैप्टर तो खैर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। वैसे नॉर्मली भी मुझे लगता है सब जगह स्कूलों में सिलेबस सिस्टम खत्म हो चुका होगा और रिवीजन चल रहा होगा, तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आपको आता होगा। अब इसमें देखो एल्कीन्स का देखते हैं, जैसे आती है इथीन C2H4, ये हो जाएगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड C
यहाँ पर 2 बॉन्ड और यहाँ पर 2 बॉन्ड, ठीक है ना। इस टाइप से ही होगा इथीन में। अच्छा यहाँ गलत दे रखा है, अरे ये गलत है, यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बनेंगे। डबल बॉन्ड आ गया ना तो बस 2 हाइड्रोजन ही तो बन पाएंगे। इसका इस टाइप से होगा। प्रोपीन का देखो C3H6, तो देखो यहाँ पर ये सही है, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। हाँ ये तो मैंने बता ही दिया था अभी। अब ब्यूटेन का देखो, ब्यूटीन हो गए, ब्यूटीन डबल बॉन्ड आ रहा है ना, ब्यूटीन C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, H3। रुको, हाँ ठीक है, ब्यूटीन है यहाँ पर देखो। नेक्स्ट देखो एल्काइंस, एल्काइंस वाले पार्ट में पहला है इथाइन, ये तो सही है इथाइन की। फिर आता है प्रोपाइन, प्रोपाइन चेक करो, ये मैं बता चुका हूँ, प्रोपाइन तो मैं लिखवा चुका हूँ, ठीक है ना। फिर आता है ब्यूटाइन, 4 नंबर वाला यानी ब्यूटाइन, ये भी आपको पता ही है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया है, ये वैसे आपको आता ही है ज़्यादातर। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं इस तरफ। अब हम फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। वैसे आपको पता होगा फंक्शनल ग्रुप क्या है, थोड़ा बहुत तो पता होगा, जैसे एल्डिहाइड, अल्कोहल, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा तो आइडिया होगा, आप पढ़ चुके हो अगर। जैसे अगर मैं बताऊं तो अल्कोहल में OH ग्रुप आता है, क्या आता है, OH ग्रुप। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप आता है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O ग्रुप आता है या CO ग्रुप आता है, इस टाइप से, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COH ग्रुप आता है। ईथर में यहाँ पे लिखा ही है ROR ग्रुप होता है, इस तरीके से, मतलब CH3O इस टाइप से रहता है। CH3 मतलब R, ठीक है। C2H5 भी हो सकता है, R C3H7 भी, मतलब एल्किल ग्रुप। एस्टर में आता है आपका C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, ठीक। अमाइंस में NH2 आता है। अब इनके नेम्स कैसे करते हैं, इनके नेमिंग कैसे करते हैं, तो देखो मैं आपको एक बढ़िया तुक्का बता देता हूँ याद करने का सबके लिए। पहले तो हेलोजन वाले देखो, पहले तो हेलोजन वाले देखो। हेलोजन का क्या है, हेलोजन 4 होते हैं, बस याद कर लो कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन कौन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब देखो इन सब के लिए क्या क्या होता है, इन सब के लिए लिखोगे आप, स्टार्टिंग में प्रीफिक्स होते हैं केवल, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो, ठीक है। अरे आइडो, ठीक है। तो ये आप याद करके चलो, फ्लोरो, फ्लोरीन आ रहा है तो फ्लोरो, ओ लगा दो लास्ट में, फ्लोरो, क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरो, ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमो, आयोडीन आ रहा है तो आयोडो, ठीक है। अब एल्कोहल के लिए देखो, एल्कोहल लास्ट में क्या आ रहा है, OL, लास्ट में क्या आ रहा है, OL, तो इसमें लास्ट में लग जाएगा OL, और ये सफिक्स है, ये सारे सफिक्स है। कीटोन के केस में देखो, कीटोन के केस में पहले एल्डिहाइड देख लो, चलो एल्डिहाइड में देखो, लास्ट वाला नहीं पहला वाला देखना है, AL, तो यहाँ पे आ जाता है एल्डिहाइड के केस में लास्ट में अल, यहाँ ऑल, यहाँ पे अल, यहीं लिख देते हैं ऑल, यहाँ पे अल। और कीटोन के केस में आपको लिखना है ओन, लास्ट में क्या लिखना है, ओन। जहां पर भी कीटोन आएगा वहां पे ओन लिखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में लिखेंगे ओइक एसिड, क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। ईथर के केस में क्या लिखेंगे, ईथर वाला केस आपने किया नहीं है, ठीक है। ईथर वाले केस में आपको क्या करना होता है, डाई मिथाइल ईथर, इस तरीके से करना होता है। ऐसी एस्टर के केस में एल्किल एल्कोएट करना होता है। ये वाला अभी आप स्किप कर सकते हो, इसमें से क्वेश्चन शायद ना आए 5 पैक में। अमाइंस का याद करके चलो, इसमें से आता है, इसमें लास्ट में लिखेंगे अमाइन, क्या लिखेंगे, अमाइन, जैसे मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन। क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो अभी। अब क्वेश्चन करने से पहले हमें थोड़ा सा पार्ट समझना है होमोलोगस सीरीज का। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है, देखो एक ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सब्स्टिट्यूशन में रहेंगे, लेकिन वो कार्बन चेन चलती रहेगी। जैसे कि मैंने लिखा मीथेनॉल, अब उसमें मैं जैसे CH2 ऐड करूंगा वो बन जाएगा इथेनॉल, जैसे उसमें CH2 ऐड किया प्रोपेनॉल, जैसे CH2 ऐड किया ब्यूटेनॉल, जैसे CH2 ऐड किया क्या बना, पेंटेनॉल। जैसे यहाँ पर देखो, इसमें अगर मैं CH2 ऐड करूं तो क्या बनेगा,
एक कार्बन बढ़ गया C2 और दो हाइड्रोजन बढ़े H5, तो C2H5OH। अब फिर से इसमें CH2 ऐड करूं तो क्या बन जाएगा, C3H7OH। इसमें भी CH2 ऐड करूं तो C4H9OH। इसमें भी CH2 ऐड करूं तो क्या बनेगा, C5H11OH। तो ये सीरीज चलती जा रही है, ये सीरीज चलती जा रही है, यानी कि जैसे जैसे मैं CH2 ऐड करता जा रहा हूँ ये चलती जा रही है, मतलब कि ये चेन है। जैसे अगर मैं इसको देखूं तो CH3OH था, CH2 ऐड किया, क्या बना, CH2CH2OH। फिर से CH2 ऐड किया, क्या बना, CH3CH2CH2OH। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं CH2 ग्रुप ऐड करता जा रहा हूं ये आगे बढ़ता जा रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखो, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें देखो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का देख लो। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। अब जाहिर सी बात है CH3OH से इसका ज्यादा ही होगा, क्यों, क्योंकि इसका मॉलिकुलर मास तो ज्यादा ही है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्यों, क्योंकि है तो सब के सब क्या, अल्कोहल, सबके सब अल्कोहल ही है, ये भी मिथेनॉल, ये एथिल अल्कोहल, वो प्रोपेनॉल, है तो अल्कोहल ही। केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज हल्की सी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना। अब आ जाते हैं आयुपेक नोमेनक्लेचर पे। अब आएगा मजा आयुपेक में, अब मजा आएगा, अब होगा मतलब असली कमबैक, क्योंकि अब जो होने वाला है ना, सोचा नहीं होगा आपने। ये मैं बता रहा हूँ ना, ये गारंटी से कह रहा हूँ, ये टॉपिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ये टॉपिक ही आपको एग्जाम में 4-5 नंबर दे के जाएगा। कैसे, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती है, को रिलेट करती है। अब IUPAC है क्या, तो देखो इसकी मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, वैसे पेपर में तो आएगी नहीं लिखने के लिए, लेकिन स्टिल बता देता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये याद रखना, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये चीज याद रखना बस। ठीक है, कहीं भी आपको आए तो आप लिख पाओगे। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। देखने से ही पता चल रहा है, CH3CH2 फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, वो तो कार्बन ही है, तो OH मेरा फंक्शनल ग्रुप है। पेरेंट नेम क्या है इसमें, अगर पेरेंट नेम की बात करूं, OH से पहले कितने कार्बन थे, 2। CH3CH2 को क्या बोलेंगे, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो इथेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इथेन बोलेंगे। लेकिन सफिक्स क्या है, सफिक्स अल्कोहल है, और अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगता है, ओल लगता है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। प्रीफिक्स इसमें कोई था ही नहीं, प्रीफिक्स इसमें था ही नहीं इसके केस में, तो कुछ लिखेंगे भी नहीं। अब यहां पर देखो Cl आ गया, और मैंने बताया था ये वाले जो हेलोजन्स है ये हमेशा आपके प्रीफिक्स में लगते हैं, और इसको हम कैसे लिखते हैं, हेलो करके लिखते हैं। हेलो मतलब वो वाला हेलो नहीं, अरे मतलब क्लोरीन के लिए क्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो, और फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, तो ऐसे ही हम इसको लिखते हैं, ये तो आपको पता ही है। जैसे यहाँ पर CH3CH2Cl था, तो ये हो गया मेरा क्लोरोइथेन। अगर मैं यहाँ इसकी जगह ब्रोमीन लगा दूं तो क्या हो जाएगा, ये तो इथेन ही है, तो ये हो गया ब्रोमोइथेन। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर CH3CH2 की जगह CH3CH2CH2 होता तो क्या लिखते, CH3CH2CH2Cl, अब क्या लिखते, तो यहाँ पर देख लेते, ये पूरा का पूरा मेरा प्रोपेन है, तो ये इसको लिखते क्लोरोप्रोपेन। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप चेक कर लेना है, और मेरी कौन सी चेन बन रही है वो चेक कर लेना है बस, वो हम चेक कर ही लेते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती ना, किसी को भी कोई दिक्कत, बताओ जल्दी से, नहीं है ना, बस। नेक्स्ट देखो CH3CH2CHO। अब देखो इस केस में हमारा एल्डिहाइड आ रहा है, क्या आ रहा है इस केस में, एल्डिहाइड आ रहा है, और एल्डिहाइड के लिए हम अल लगाते थे लास्ट में, तो ये हो जाएगा मेरा, कितने कार्बन है, 1 2 3, इसको भी गिनेंगे CHO वाले को, इसको कभी ऐसे ही इसको गिन के यहाँ पे लिख दो इथेनल, नहीं, जितने कार्बन है उतने, 1 2 3 कितना है, 3 कार्बन, तो इथेन या मीथेन या प्रोपेन, क्या होगा, प्रोपेन होगा ना 3 के लिए, तो पहले लिखो प्रोपेन, प्रोपेन, और कौन सा इसमें है फंक्शनल ग्रुप, अल, तो प्रोपेन प्लस अल हो गया मेरा प्रोपेनल, क्या हो गया, प्रोपेनल। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो CH3COH, इसके लिए लगता था ओइक एसिड, क्या लगता था, ओइक एसिड,
तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो कितने कार्बन है, 1 2, तो ये हो जाएगा इथेन ओइक एसिड, इथेन ओइक एसिड। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये सबसे आसान है यार, सबसे आसान, एक ही कार्बन है मीथेन, और लास्ट में लगा दो अमाइन, तो क्या हो गया, मीथेन अमाइन, बस। ये देखो, ये वाला थोड़ा सा समझ लो, इसमें कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें करना क्या है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, तो ऑब्वियसली प्रोपेन होगा, प्रोपेन होगा। और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। कीटोन के लिए हम ओन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओन, तो प्रोपेन प्लस ओन क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन हो जाएगा। जल्दी से देखो इसको, फटाक से देखना एकदम, चीजों को क्लियर करते चलो, ठीक है, चीजों को क्लियर करते चलो। ये जितना ज्यादा आपको क्लियरिटी मिलेगी, उतना ज्यादा ये आपको इजी लगने लगेगा। और ये अगर आपको इजी लगने लगे ना, अगर ये वाला पार्ट आपको इजी लगने लगे, तो इसका मतलब अब आपको समझ आ गया है, इसका मतलब अब आपको सब समझ आ गया है, इसका मतलब अब और कोई दिक्कत नहीं आई है। नेक्स्ट ये कुछ एग्जांपल्स है, ये देख लो, ठीक है ना। जैसे हेलोजन के लिए प्रीफिक्स लगाया, क्लोरोप्रोपेन हो गया, ये सारे तो हमने कर ही लिए हैं। इसको एक बार चेक करो सब, समझ में आ रहा है ना, मेन है कि समझ में आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है, और तो बाकी सब चल जाएगा, चंगा है सब। अब इसमें देखो, कॉमन नेम दिया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, आईयूपीएसी नेम पूछा है। कॉमन नेम और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देके आईयूपीएसी नेम बताओ। अब आप नहीं बता सकते क्या, जल्दी से बताओ दो। जैसे यहाँ पर लिखा है इथिलीन, क्या लिखा है, इथिलीन, इथिलीन कॉमन नेम है, मुझे कॉमन नेम से मतलब नहीं, आईयूपीएसी नेम बताना है। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड है, 2 कार्बन है, तो इथेन या इथीन, क्या होगा, इथीन होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ईथ आ गया सबसे पहले 2 कार्बन देख के, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, आइन, तो ये हो जाएगा इथाइन। यहाँ पर देखो, 2 कार्बन मतलब ईथ, इथेन, क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन COOH के लिए क्या लगता है, ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा इथेनोइक एसिड। यहाँ पर देखो, ये तो सबको पता है, मीथेनॉल, इसको तो मैं समझा भी नहीं रहा। CH3CH2OH, ये इथेनॉल हो जाएगा। एल्कोहल वाले तो मैं अच्छे से क्लियर करवा चुका हूँ। ये हो जाएगा CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड, दो दो कार्बन है तो इथेन, और लास्ट में क्या लगा देंगे, अल, तो ये जाएगा इथेनल। इसमें देखो, एसीटोन, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ प्रोपेन टू ऑन या प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ऑन या प्रोपेनोन। क्यों, क्योंकि देखो सेकंड पे कीटोन आ रहा है ना, 1 2 3, सेकंड वाले कार्बन पे कीटोन आ रहा है, तो यानी प्रोपेन टू ऑन। ये है इथाइल मिथाइल कीटोन। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, 4 कार्बन मतलब ब्यूटेन, और कीटोन बन रहा है ना CO, और सेकंड वाले में बन रहा है, तो ब्यूटेन टू ऑन। ऐसे ही इसमें देखो इथाइल अमाइन, तो इसमें हो जाएगा 1 2, इथाइल अमाइन, इसको बोल देंगे इथेन अमाइन, बस इथेन में अमाइन जोड़ दो। इसको देखो, एन प्रोपिल क्लोराइड, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी कि क्लोरो, और कितने हैं, 3 कार्बन है, तो क्लोरोप्रोपेन, बस। फटाक से देख लो आप जल्दी से, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, खत्म हो गया, ये बड़ी जल्दी खत्म हो गया। चलो वेल, कोई बात नहीं, आज का साथ हमारा बस यहीं तक था। तो आई होप आप सबको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, और आपको जो भी मैंने करवाया वो सब समझ आया होगा। झूठ मत बोलना, समझ आया ना, अरे मुझे पता है आपको मजा आया होगा। तो देखो, अगर आपने पूरी वीडियो वॉच कर ली है, बहुत अच्छी बात है कि आपने पूरी की पूरी वीडियो देखी, और देखनी भी चाहिए थी। तो देखो, अभी आपका एक काम है, काम क्या है, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ये आपको फिर से रिपीट करके खुद से करने हैं, ठीक है, और आप कर लोगे, मुझे पता है आप कर सकते हो।
बस आपको क्या है, थोड़ी सी डायरेक्शन की जरूरत है। मेहनती तो आप हो ही, मेहनती तो आप हो ही, ठीक है। तो ये वाली चीज को आपको पता करके चलना है, ठीक है। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ या जो भी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना, इसका देखो कुछ ना कुछ तो फल मिलना ही चाहिए यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को कमेंट करके बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। वैसे तो अच्छा ही लगा होगा, आप कमेंट अच्छा ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है ना। अब ये वाली चीजों को हमें बहुत अच्छे से समझ के चलना है, क्योंकि 90 प्लस का गेम अब स्टार्ट हो गया है, और 90 प्लस का गेम सबके लिए स्टार्ट है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।